जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री के 6 चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। जिसमें पहला हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। इस तरह से 4 चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे, 6 चैप्टर को टोटल। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो को जितना स्लो करेंगे वीडियो उतनी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी असुविधा हो तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, डिफाइन द मोलरिटी। द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस dissolved in a liter volume of solvent is called molarity of a solution। मीन्स एक लीटर में जितने मोल जो है सब्सटेंस घुला होता है उसे हम उसकी मोलरता कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री को परिभाषित कीजिए। द एस्टिमेशन ऑफ अ कंपाउंड प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। मतलब हम संतुलित रासायनिक समीकरण से कंपाउंड के कितनी मात्रा बनने की, कितना उसके लिए हमको कितना जो है रिएक्टेंट अभिकारक लेना चाहिए, इसका अनुमान लगाना ही जो है स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डिफाइन द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि सीमांत अभिकर्मक को परिभाषित कीजिए। द केमिकल रिएजेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्ट बिफोर द एंड ऑफ रिएक्शन रिजल्टेंट द रिएक्शन स्टॉप्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि जब रिएक्शंस होता है तो दो या दो से अधिक अभिकारक लेते हैं, तो उसमें से एक अभिकारक रिएक्शन के खत्म होने से पहले खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खर्च हो जाता है, और जिसके कारण अभिक्रिया हमारी रुक जाती है, उस अभिकारक को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल्स हम नहीं दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा और समय लग जाएगा, आप एग्जाम्पल्स अपने बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डिफाइन द मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए। द मोलर रेशियो ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विद द टोटल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी कि हम लोग जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, यानी कि मोलरता, दो कंपोनेंट खुला हुआ है किसी विलयन में, तो अब उसमें से दो कंपोनेंट से अगर सॉल्यूशन बना है तो एक कंपोनेंट की मोलर सांद्रता जो कि उसमें घुली हुई है, और टोटल सांद्रता है, यानी कि अगर हम चीनी देखें, 2 मोल जो है चीनी घुला हुआ है, और जो टोटल यानी कि जो जल है उसका जो है, सपोज करिए कि 10 मोल है उसमें घुला हुआ है चीनी, तो दोनों के जो है मोलर सांद्रता को हम लोग जोड़ देंगे, और जिससे जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह से एक कंपोनेंट की मोलर सांद्रता ऊपर और टोटल का जो है मोलर सांद्रता नीचे लिख करके जो रेशियो आता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डिफाइन द मोल। मोल को परिभाषित कीजिए। देखिए, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम इज कॉल्ड मोल। जब किसी पार्टिकल, किसी कण को या फिर अणु को जो है, अणु की संख्या 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻³ होती है तो उसे हम लोग मोल कहते हैं। एक मोल बराबर 6.022 मल्टीप्लाई 23 होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ फॉलोइंग्स। अब देखिए, नीचे दिए गए जो है सिग्निफिकेंट फिगर को हमें बताना है, यानी सार्थक अंक को बताना है, इस नंबर के सार्थक अंक। यानी देखिए, यहाँ पर पहले 2 लिखा है, फिर 0 0 2 5 लिखा है, तो 2 जो है क्या है, नॉन जीरो है, अशून्य संख्या है। उसके
और लास्ट में क्या 5 वो भी अशून्य संख्या, दोनों के बीच में अगर शून्य आता है तो उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं सिग्निफिकेंट नंबर में, सार्थक अंक में, और टोटल काउंटिंग करते हैं तो दैट इज़ 4। ये 4 है, 4 है, इसलिए इसकी जो है सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 0.01 है, तो जब तक जो है नॉन जीरो नहीं आता है, नॉन जीरो नहीं आता तो बाकी की जो पहले की शून्य संख्या रहती है उसकी काउंटिंग हम लोग सार्थक अंक में नहीं करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं करते हैं, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर आएगा दैट इज़ 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में डिफाइन द एजिमुथल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या को द्विगंशी क्वांटम संख्या को परिभाषित करना है। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है, जो एटम रहता है उसके शेप को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? शेप, यानी आकार को डिफाइन करता है। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग एल से दर्शाते हैं, और ये जो है n-1 होता है। यानी कि देखा जाए तो इसकी शुरुआत होती है n इक्वल टू लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, और जो ज़ीरो रहता है ये वास्तव में डिनोट करता है s ऑर्बिटल को, 1 डिनोट करता है p को, और 2 डिनोट करता है d को, और 3 डिनोट करता है f ऑर्बिटल को, और जी एच, इस तरह से और भी जो रहता है उस जो है जी एच एफ को बाकी को डिनोट करता है इस तरह से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हुंड रूल। हुंड रूल क्या होता है? देखिए, जो हुंड रूल क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हुंड रूल होता है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, है ना, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कैसे होती है। हुंड रूल कहता है कि सबसे पहले ऑर्बिट्स में सब सब ऑर्बिटल में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसके बाद पेयरिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से हुंड रूल कहता है कि पेयरिंग के लिए सब में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए तब पेयरिंग होती है। ये हुंड रूल है। अब देखिए पाउली प्रिंसिपल क्या कहता है। पाउली प्रिंसिपल कहता है कि सभी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अगर देखा जाए तो किसी के लिए 3 क्वांटम संख्याएं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और जो है मैग्नेटिक, ये तीनों जो है क्वांटम संख्या समान हो सकती है, लेकिन लास्ट की स्पिन जो है बाद में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक होंगी, अलग अलग हो सकते हो जाएंगी, निश्चित रूप से अलग अलग हो जाएंगी। सेम कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकती हैं। तो ये है पाउली का प्रिंसिपल। अब इसके बाद हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी मूविंग, किसी भी घूमते हुए पार्टिकल, कण या इलेक्ट्रॉन की जो है यदि हम पोजीशन एक्स को अगर हम सही से डिफाइन कर पाते हैं तो वो उसका जो है मोमेंटम, मोमेंट यानी पी को हम लोग जो है अ, हम लोग जो है एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अगर हम एग्जैक्टली इसकी पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे तो मोमेंटम को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, या इसकी वेलोसिटी को हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक सही डिफाइन करेंगे तो दूसरा हमारा कुछ ना कुछ उसमें एरर आ जाएगी, कुछ ना कुछ कमियाँ आ जाएंगी। ये जो है हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं ऑर्बिट क्या होता है, कक्षक क्या होता है। नाभिक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूमता है, जिस रास्ते पे घूमता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। द पाथ एट विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस है राइट टू एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड। मेटलॉइड के दो एग्जांपल यहाँ गैलियम और सिलिकॉन दिया हुआ है, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। डिफाइन एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? जब कोई भी हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्डेड एटम जो है होमोजीनियस, है ना, सेम सेम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, Cl है तो Cl, आपस में जुड़ा रहता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। इसके बीच की आधी दूरी को, इसके बीच की, न्यूक्लियस के बीच की आधी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला। अगला है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड राइट देयर ट्रेंड्स। देखिए डिफाइन करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो एलिमेंट होता है उसके बांड के ड्यूरेशन में, इलेक्ट्रॉन बांड बनाने के ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे तो बाएं से दाएं जब चलेंगे तो बढ़ती है और ऊपर से नीचे जब चलेंगे तो घटती है। ये इसका ट्रेंड है, यानी कि पीरियड में ये बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है, ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर घटती है। आइए हम देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दो प्रॉपर्टी बताने, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली बात कि पी ब्लॉक में मेटल मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों जो है पाए जाते हैं, और इसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्थाओं के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। साथ में इसमें नोबल गैस भी पाई जाती है। 3-4 प्रॉपर्टी हमने बता दिया, कोई भी आप दो उसको मेंशन कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के टू प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है। तो डी ब्लॉक के टू प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात करें इसकी तो ये कलर्ड आयन देते हैं, जबकि पूरे पीरियोडिक टेबल में कलर्ड आयन बाकी नहीं देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड, ये वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं। और थर्ड देखेंगे तो इसमें ये जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। अब फोर्थ की बात करेंगे तो ये जो है कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से मोस्टली कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, सारे नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब आते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। तो दो एलिमेंट्स जो सेम एलिमेंट्स हैं वो जब जुड़े होते हैं किसी बॉन्ड से तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन के बीच के जो सिंगल बॉन्ड होता है वो 154 पिकोमीटर होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, और सी सी डबल बॉन्ड हो जाता है तो 134 हो जाता है, 33 कभी कभी लिखा जाता है, कभी 32 भी लिखा जाता है। और देखिए इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो 120 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है। तो आज आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब दो ऑर्बिट किसी भी एटम के दो ऑर्बिट यानी एस और पी आपस में अगर दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, उनकी एनर्जी सेम हो जाती है और उसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में दोनों ऑर्बिट्स के जो एनर्जी हैं समान होंगे। अब देखते हैं अगला बॉन्ड ऑर्डर। किसी भी एलिमेंट्स के बीच में जितने बॉन्ड बनते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं उसी को उसका बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो दैट इज फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, अगर डबल बॉन्ड बना है तो सेकंड बॉन्ड ऑर्डर, अगर तीन बॉन्ड बना तो थर्ड बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करते हैं। अब देखा जाए तो इस पर जो है OH है, OH माइनस हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा है CN माइनस। ये दूसरा एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स वो एलिमेंट्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज पर अटैक करते हैं। और देखा जाए तो ये जो है जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे हमने दिया एग्जांपल CH3 प्लस और जो है Cl प्लस और Br प्लस और I प्लस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई दो ठो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो एग्जांपल की बात करनी है। और राइट डिफिनीशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की डिफिनीशन लिखनी है। तो जो हाइड्रोकार्बन है उससे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब जुड़ता है तो सिंगल बॉन्ड के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो इसमें पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है, इसमें जो है ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लाइटर इन वेट। कौन सा भार में कम है। देखा जाए तो इसमें CH जो है CH4 है और इसमें CH3। अब देखा जाए तो इसमें जो दो जो है संख्या है कार्बन की, और यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, तो इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा। तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है वो भारी होगा। और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है वो एलिमेंट्स वो कंपाउंड्स जो है धीरे धीरे
पहले लिक्विड, पहले गैस होता है तो फिर लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में बढ़ता हुआ नज़र आता है। यानी कि जिसका एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वो लिक्विड में बदल जाएगा, फिर और एटॉमिक मास बढ़ जाएगा तो वो सॉलिड में दिखेगा। उस तरह के कंपाउंड सॉलिड होंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हाउ यू प्रिपेयर द एल्कोहल बाय एल्केन। एल्केन से हम कैसे जो है एल्कोहल बनाएंगे। अब यहाँ पर एल्केन दिया है CH4 और H2O2 दिया है, यानी कि कोई भी हम लोग यहाँ पर ले लेंगे ऑक्सीकारक ऑक्सीडेंट। और जैसे देखिए ऑक्सीडेंट लेने पर इस पे जो है अलग अलग जो है प्रेशर और जो है अलग अलग टेम्परेचर देना पड़ता है, और उसके हिसाब से अलग अलग कंपाउंड भी बनते हैं। तो यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड ले लेंगे या क्रोमियम ऑक्साइड ले लेंगे तो हमारा कंपाउंड हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर बनेगा मेथिल एल्कोहल। और इसके अलावा भी हम बहुत सारा जो है इस तरह का कंपाउंड का रिएक्शन देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन, और उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, बस हम कैटलिस्ट बदलते चले जाएंगे और टेम्परेचर बदलते चले जाएंगे तो कंपाउंड हमारे बदलते चले जाते हैं। अब राइट द प्रिपरेशन ऑफ द मेथड ऑफ द एल्कीन। एल्कीन कैसे बनाएंगे? एल्कीन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर एल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए हमने वो किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ पर वो एक OH रहेगा। अब ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे इसको, एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को, तो हमको दे देता है एल्कीन, और H2O बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है एल्कीन प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे हाउ यू प्रिपेयर द एल्केन फ्रॉम एल्कीन। अब देखिए हमको एल्केन से एल्कीन बनाना है ना। एल्कीन से एल्केन बनाना है, थोड़ा सा उल्टा लिख गया है। एल्केन इधर, एल्कीन इधर होगा, एल्केन इधर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको एल्कीन से एल्केन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर एल्कीन दिया हुआ H2, यानी हम लोग यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन करेंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। PT, पैलेडियम, कोबाल्ट, निकल कुछ भी ले लेंगे कैटलिस्ट, और हम इसको जो है रिएक्शन कराएंगे हाई, थोड़ा सा टेम्परेचर यानी गर्म करने पर, तो हमको मिल जाएगा एल्केन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइट द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम मेटल के प्रेजेंस में हेलो एल्केन को हम लोग लेते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन करके क्या करता है, डाइमर बना लेता है, यानी कि हमारा एल्केन बन जाएगा, कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है और NaCl निकल जाता है। इस तरह से जो है वुड्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपके 6 चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के जो है रेपिडली, बहुत तेज़ी से रिवीजन हो गया। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अगर आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट करके हमें आगे जो है हमको बताएं, और आपके लिए नई वीडियो लाते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।